ओके एक बार हमको यह दिलाना, ये फॉर्मेट सेल फॉन्ट टैब हो चुका था, है ना। फॉन्ट के बारे में हम लोग बात किए थे, इसमें फॉन्ट का साइज, उसका स्टाइल, कलर, फिल कलर, ये सारा का सारा हम लोग फॉर्मेटिंग करते थे। ठीक है, अलाइनमेंट था जिसमें दो तरह का अलाइनमेंट के बारे में हम लोग देखे, एक सेल के अंदर एक हमारा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होगा, एक वर्टिकल अलाइनमेंट होगा। ठीक है, मर्ज एंड सेंटर हो गया, इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट, ये क्या था? क्या फिर से बोलो। हाँ, एज और वर्ड के बीच के डिस्टेंस को ये, हाँ मतलब अगर हम उसी को इंडेंट बोलते हैं, जो लेफ्ट साइड का जो बॉर्डर है सेल का, उसके और टेक्स्ट के बीच में जो है उसको बोलते हैं इंडेंट। ठीक है, तो हम लोग वर्ड में क्या करते थे इंडेंट बढ़ाने के लिए, या तो टैब स्टार्टिंग में लगाते थे, या फिर हम लोग ऊपर में जो रूलर होता है, रूलर में जो मेरा हम लोग का जो फर्स्ट लाइन टैब होता है, उससे हम लोग इंडेंट बढ़ाते थे। तो मुझसे माउस लेके जाओगे वर्ड में तो वहां दिखाएगा फर्स्ट लाइन इंडेंट और टैब का पैराग्राफ। हाँ, वर्ड का ही बात कर रहे हैं, वहां जो होता है वही चीज यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ चूंकि सेल के अंदर की बात हो रही है, सेल के अंदर की बात हो रही है, तो उतना ही देर में बात करेंगे। ठीक है, सेल का जो एज है और वर्ड है, अगर इंडेंट बढ़ाना है मतलब वो गैप बढ़ाना चाह रहे हैं तो मेरा टेक्स्ट शिफ्ट कर जाएगा। अगर हम इंक्रीज करते हैं तो टेक्स्ट हमारा राइट हैंड साइड को शिफ्ट करेगा, डिक्रीज करेंगे तो लेफ्ट हैंड। ओके ओके, यहां तक तो हो गया। नंबर के बारे में डिस्कस किए थे हम लोग, नंबर का फॉर्मेट। गुड। कॉमा स्टाइल, कॉमा स्टाइल कहने का मतलब कि हम किस तरह से कॉमा लगा रहे हैं। अगर हम कोई नंबर यूज करते हैं तो इंक्रीज डेसिमल पॉइंट, डिक्रीज डेसिमल पॉइंट, वो ऑप्शन। सेल, कैसे सेल इंसर्ट करते हैं। ठीक है, कैसे इंसर्ट करेंगे, तो सेल जब भी इंसर्ट करेंगे तो हम पूरा रो या पूरा कॉलम इंसर्ट करेंगे, एक सेल इंसर्ट सिर्फ नहीं होगा। अगर हम पूरा का पूरा रो सेलेक्ट करके इंसर्ट करते हैं तो क्या होगा कि एक रो खुद ब खुद इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर रो सिलेक्ट करते हैं तब, अगर कॉलम सेलेक्ट करेंगे तो पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। और जिस रो को सिलेक्ट करेंगे, जिस रो को सेलेक्ट करके हम इंसर्ट करते हैं, वो रो सिलेक्टेड रो नीचे चला जाएगा और बीच में एक रो आ जाएगा। ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो जिस रो को हम सिलेक्ट कर रहे हैं वहां पे एक रो एम्प्टी क्रिएट हो जाएगा। जिस कॉलम को तुम सिलेक्ट कर रहे हो वो कॉलम शिफ्ट हो जाएगा, वहां एक कॉलम मेरा ब्लैंक आ जाएगा। ठीक है, डिलीटिंग भी देख लिया हम लोग, जैसे इंसर्ट कर रहे थे वैसे डिलीट होगा। और इंसर्ट डिलीट करने के लिए सबसे आसान तरीका है, वहां जाइए, राइट क्लिक कीजिए और इंसर्ट और डिलीट, क्लियर कंटेंट, सब वही मिल जाएगा आपको। शॉर्टकट भी काम करेगा, अगर शॉर्टकट याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर शॉर्टकट नहीं याद है तो ये सारा काम आपके माउस के राइट बटन क्लिक पे हो जाएगा। सेल साइज आज हम लोग यहां से शुरू करेंगे। सेल साइज कहने का मतलब सेल का एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है सेल। ठीक है, तो सेल का हाइट बढ़ाना पड़े अगर, या कॉलम का विड्थ बढ़ाना पड़े, ठीक है, तो सेल का हाइट और विड्थ दोनों बढ़ेगा, दोनों साइज, उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, वी कैन नॉट रिसाइज वन सेल, द स्ट्रक्चर इज डिपेंडेंट ऑन एंटायर रो एंड द कॉलम। किसी एक सेल का हम विड्थ बढ़ा दें और बाकी सब ऐसे ही रहे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सारा का सारा उस कॉलम में जितना सेल है सब एक दूसरे पे उसका विड्थ डिपेंडेंट है। अगर हम बढ़ाएंगे तो उस कॉलम के सारे सेल का विड्थ बढ़ जाएगा। ठीक है, हम मर्ज करके बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं, वो सेल वही C1 सेल ही का ही, मतलब कोई एक सेल लेते हैं C1 का विड्थ को इंक्रीज करना है, तो जैसे ही तुम C1 के विड्थ को इंक्रीज करोगे वैसे ही उस कॉलम के सारे सेल का विड्थ भी इंक्रीज होगा। ठीक, बहुत ऑब्वियस है। द रो हाइट एंड कॉलम विड्थ सेटिंग can be found under the format menu in the cell group of the home, adjusting with the mouse. To resize the column, place your mouse cursor between the lines of the column heading. All we need to do is resize the box
to make it wider. Put the mouse along the right side of the heading box until you see the resizing arrow point. कहना क्या चाह रहे हैं हम लोग कि मान लो हम कुछ लिख रहे हैं, कुछ टेक्स्ट बड़ा हो गया हमारा, तो उस सेल से बाहर निकल रहा है, उस सेल से बाहर निकल रहा है और हमको उसको रिसाइज करना है, हमको रिसाइज करना है। रिसाइज करने के कितने तरीके हैं बच्चे, एक बार हम खोल लेते हैं पहले। ठीक है, ये जैसे मान लो हम ये कह रहे थे कि यहाँ मान लो हम लिखते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते, देखिएगा सबको। ये क्या है, बड़ा हो गया। ठीक है, जैसे मान लो हम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, हेलो हेलो वर्ल्ड। तो अब जैसे मान लो ये बड़ा हो गया, तो इसको हमको इस सेल को, सेल नंबर जो A3 है, उसका विड्थ हम बढ़ाना चाह रहे हैं, उसका विड्थ हम बढ़ाना चाह रहे हैं। तो कितने तरीके से बढ़ा सकते हैं? ठीक है, हम सबसे आसान तरीका सबसे लास्ट में बताएंगे। ठीक है, सबसे आसान तरीका सबसे लास्ट में। पहले देखो, सबसे करना क्या है कि हम यहाँ पे जैसे ही हम इस कर्सर को यहाँ पे लेके आएंगे, जहाँ पे हमको बढ़ाना है, यहाँ पे ये ऐसे ही हमारा प्लस एरो में, और प्लस के दोनों साइड एरो बना हुआ है थिक ब्लैक कलर का। अच्छा, और यहाँ पे जब रहता है मेरा एक्सेल पे शीट पर जब रहता है, तो मेरा कर्सर कैसा होता है? थिक व्हाइट कलर का प्लस सिंबल जैसा। यहाँ जैसे ही जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ब्लैक थीन। ठीक है, जैसे ही ये कर्सर चेंज हो गया, इसका मतलब ये दोनों के जंक्शन पे है, और यहाँ सिर्फ पुल करना है, इसको ड्रैग कर देना है, मेरा वो पूरा का पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसको कंट्रोल जेड करते हैं। इसके बाद हमको क्या करना है कि सिलेक्ट करो यहाँ पे, और हमको यहाँ पे मिलेगा तुमको हमको करना क्या है, इसका साइज बढ़ाना है। ठीक है, तो सेल फॉर्मेटिंग में यहाँ पे देखो, यहाँ पे आएगा, यहाँ फॉर्मेट सेल कॉलम विड्थ रो हाइट कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ का बात कर रहे हैं हम लोग, कॉलम विड्थ जैसे जितना चाहे उतना हम यहाँ पे बढ़ा सकते हैं बाई गिविंग द साइज। सबसे आसान तरीका कि अगर मान लीजिए पूरा का पूरा रो लिखा हुआ है और हमको सबसे ज्यादा वाला टेक्स्ट का काम करना है, तो कुछ नहीं, सबसे आसान, आप जाइए टॉप पे और यहाँ जाके डबल क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे इस जगह पे डबल क्लिक। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका जो विड्थ है वो बढ़ गया। ओके, ये वही चीज यहाँ पे लिख दिए हैं कि बाद में भी तुम लोग पढ़ो तो याद रहे। All we need to do is resize the box to make it wider. Put a mouse along the right side of the heading box until you see the resizing arrow. Resizing arrow जो प्लस arrow आ रहा था, arrow point to the two direction. Click and drag away from the column letter. To resize the row, place your mouse cursor between the line of the row heading. अब हमको रो का जो हाइट है वो बढ़ाना है। वो कैसे बढ़ेगा? एग्जैक्टली हम ऊपर लगा रहे थे, कॉलम में लगा के ड्रैग किए तो मेरा कॉलम का विड्थ बढ़ गया। रो हेडिंग में लगाएंगे तो मेरा हाइट बढ़ जाएगा। बहुत सिंपल है। हमको लगता है तुम लोग और काम किए हुए तो सब बहुत फ्रिक्वेंटली यूज भी करते होंगे, नहीं? ऑटो फिटिंग जो हम बताया कि जैसे अगर हम लोग डबल क्लिक किए तो ऑटो फिट हो गया। ऑटो फिटिंग वहां पे भी हो गया। एक तरीके से और ऑटो फिट कर सकते हैं कि जब सेल ग्रुप पे जाके फॉर्मेट करेंगे, वी कैन यूज द ऑप्शन फाउंड ऑन द फॉर्मेट मेनू, दैट इज द होम टैब, सेल ग्रुप एंड फॉर्मेट। अभी हम जो खोल के दिखाए थे तुमको, और प्लेस योर माउस कर्सर बिटवीन द हेडिंग्स और with the two arrow to help resize, double click. The row and column should auto fit to the largest
डेटा लेंथ विद इट्स स्ट्रक्चर। यहां तक क्लियर सबको? फिल हैंडल ये क्या है? फिल हैंडल कहने का मतलब, यहां पे अगर तुमको थोड़ा और बड़ा करके दिखाए, ये एक डॉट दिख रहा है राइट साइड, राइट बॉटम कॉर्नर पे, राइट ये कॉर्नर पे ये डॉट है ना। ये इस डॉट पे अगर हम अपने कर्सर को अलाइन करेंगे, ये देखो जो थिक व्हाइट कलर का जो हमारा कर्सर था, ये ब्लैक कलर का थीन कर्सर में सॉलिड ब्लैक कलर का में चेंज हो गया। ठीक है, तो ये वाला जो डॉट है इसी को बोलते हैं फिल हैंडल। क्या बोलते हैं? फिल हैंडल। ये कितने तरह से फिल हो सकता है देखो, अगर मान लो कोई टेक्स्ट लिखते हैं हम लोग, ठीक है, लिखते हैं वर्ल्ड, ठीक है, इसको सिलेक्ट करते हैं और इस फिल हैंडल को जैसे ही चेंज हो गया, समझो कि फिल हैंडल में मेरा अलाइन हो गया कर्सर, इसको जस्ट देखो ये ऐसा हो जाएगा तब नहीं, हाँ ये दिख रहा है, वह क्रॉस दिख रहा है तुम लोग को? ओके, इसको पकड़ के ड्रैग कर देना है नीचे, पूरा टेक्स्ट कॉपी हो गया। ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज कि मान लो हम कुछ लिख रहे हैं ऐसा ए बी, और इस दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं और तब हम फिल हैंडल को ड्रैग करते हैं, तो क्या करेगा ये? ए फिल करेगा कि बी फिल करेगा? वर्ल्ड सिलेक्ट किए थे तो वर्ल्ड फिल कर दिया ना, कॉपी पेस्ट कर दिया एक तरह से। बोलो ए और बी दोनों लिखे, दोनों को साथ ही सिलेक्ट किए और तब फिल हैंडल कर रहे हैं, तो क्या करेगा? ठीक है, जो जो था ए बी ए बी ए बी ए बी कर दिया। ठीक है ना। अच्छा, अब हम लिखते हैं 1 2। अब इसको करेंगे तो क्या करेगा? सीरीज प्रिंट करेगा, इट विल प्रिंट द सीरीज। ठीक है। अच्छा, यहां लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, यहाँ भी करना चाहिए, एक कर दिए, देखो बी करते हैं, सी करते हैं। ठीक है, देखो तो ये सीरीज करता है। नॉर्मली हम जो मंथ वाला है और न्यूमेरिक डेटा है उसमें सीरीज प्रिंट करता है, इसमें सीरीज प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, जैसे लोग लिखे मंडे, तो मंडे को अगर हम ड्रैग करना चाहें, तो मंडे को ड्रैग करना चाहें तो क्या करेगा? ये पूरा वीक डेज प्रिंट कर देगा। ठीक है, अगर मान लो हम मंथ लिखते हैं और मंथ को अगर हम फिल हैंडल से ड्रैग करेंगे तो पूरा मंथ प्रिंट कर देगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मान लो हम लिखते हैं 2, यहाँ लिखते हैं 4, और ये दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको फिल हैंडल करेंगे तो क्या प्रिंट करेगा? ठीक है, 2 का टेबल सर। हाँ, कहने का मतलब कि जो दो नंबर को आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसके बीच में सिंपल एडिशन और सब्सट्रैक्शन करके अगर कोई सीरीज फॉर्म हो रहा है तो उसको उसके अकॉर्डिंग अगला जो सीरीज में क्या आने वाला है डिजिट नंबर वो करेगा। ठीक है, हम बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं कर सकते। जैसे मान लो हम ये कहे कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9 होना चाहिए। तो ऐसा वाला कुछ करोगे तो मान लो हम ये भी लिख देते हैं 3 का स्क्वायर 9, तो इसको अगर करोगे तो ये एक्सेल के समझ के बाहर की बात है। एक्सेल के समझ मतलब जो हम फिल हैंडल के समझ की बात, एक्सेल तो बहुत समझदार है, इसके समझ के बाहर की बात कुछ नहीं है। लेकिन हमारा जो फिल हैंडल जो दिया गया है फिल करने के लिए, इसका कुछ रिस्ट्रिक्शन है। टेक्स्ट दीजिएगा तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा, नंबर दीजिएगा जिसका प्लस और माइनस जो सब्सट्रैक्शन और एडिशन से कोई सीरीज बन रहा हो तो उस सीरीज को फॉलो करके काम कर देगा। और आपका जैसे वीक डेज है, मतलब हम यहाँ पे लिख दे संडे, कहीं पे संडे लिख देते हैं संडे, और इसको हम ड्रैग करेंगे तो क्या प्रिंट करेगा? करेगा। अच्छा,
मान लो हम सिर्फ संडे ही प्रिंट करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? नहीं समझे? मतलब हम चाहते हैं कि संडे है, 2 बार संडे लिख देंगे, बहुत अच्छे, 2 बार संडे लिख देते हैं, तो समझ में आता है इसको कि ये वीकडेज प्रिंट नहीं कर रहा है, एज ए टेक्स्ट प्रिंट हो रहा है। फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो fill handle is the bottom right corner of the selected cell. When we place our mouse over this handle, it changes from a thick white cross to thin black cross. Once we see the thin cross, अच्छा, जो हम लोग विड्थ बढ़ा रहे थे, जो उसका एडजस्टमेंट कर रहे थे, वहां भी हम लोग को ब्लैक क्रॉस ही दिखा था, ठीक है, लेकिन दोनों तरफ एरो था। यहाँ पे दोनों तरफ एरो नहीं होगा, दोनों अलग अलग है, ठीक है। We can click and drag the cell to fill its content in a single direction, up, left, or down or right. When we use the fill handle to pull down a single number or plain text, it will copy the data. But when we use the fill handle to pull down a text with numbers, मान लो हम लिखते हैं रूम नंबर 1, ठीक है, रूम नंबर 2, और उसको ड्रैग करते हैं, तो क्या होगा? रूम नंबर 3, रूम नंबर 4, रूम नंबर 5, ऐसा ड्रैग हो जाएगा। तो हाँ, but when we use the fill handle to pull down a text with a number, a date, a month, or a weekdays, it will fill the series. When we select 2 or more numbers or date and then use the fill handle, Excel will fill in the series following the original pattern of the selected cell. It can only follow simple addition and subtraction pattern. The fill handle is the bottom right corner. Selected cell, when you place your mouse over the handle, उसी का चिन्ह यही दोबारा आ गया। ओके, यही है फिल हैंडल। टेक्स्ट है तो सिंपल टेक्स्ट, अगर नंबर हम लिख रहे हैं ऐसा ऐसा, लेकिन अगर हम कोई डेट लिखेंगे या कुछ मंथ और वीक डेज अगर लिखते हैं, तो वो हमारा पूरा का पूरा सीरीज उसका हो जाता है। डेट भी आज का डेट लिख के ट्रैक करोगे तो अगला डेट, उसका अगला डेट, उसका अगला डेट, ऐसा डेट आ जाएगा। क्लियर? ओके, अब हम बात करेंगे कि इक्वेशन, मैथमेटिक्स ही चाहिए हमको एक्सेल में, तो हमको अर्थमेटिक ही चाहिए, ठीक है। तो अर्थमेटिक कैसे होगा? सबसे पहले तो ये तो समझ में आ गया किसी सेल का एड्रेस कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं बताओ? किसी सेल का, इधर सब समय देखो, तुम पीछे कहते करो, किसी सेल का एड्रेस कैसे लिखेंगे? जिससे पूछो बताएगा। किसी सेल का एड्रेस कैसे लिखते हैं बताओ? कि पहले कॉलम लिखते हैं, कि पहले रो लिखते हैं, कि पहले उसका नाम लिख देते हैं, क्या लिखते हैं? पहले कॉलम लिखते हैं और उसके बाद नंबर। कौन सा नंबर? कौन सा डिजिट? पीछे कौन बता रहा था? बहुत आसान तो है ना? हाँ, तो ऐसा ही तो होता है ना। मान लो कि अगर तुम कहीं रहते हो, तो हम लोग बोलते हैं ना कि फलाने रोड नंबर है, मकान नंबर इतना, है ना? तो रोड नंबर हो गया तुम्हारा कॉलम, तो रोड नंबर इतना में मकान नंबर इतना, ऐसे ही समझो। तो सबसे पहले लिखना है अल्फाबेट, जो कि है तुम्हारा कॉलम, उसके बाद रो नंबर लिखना है, जो कि है तुम्हारा डिजिट्स, ठीक है। तो वो रो नंबर, ठीक है, पहले कॉलम तब रो। हम जब भी लिखेंगे A1, B1, C1, D1 लिखेंगे, 1D नहीं लिखेंगे, कभी मत लिखना, ठीक है। तो अब जब हमको रो पता चल गया, मतलब एड्रेस पता चल गया 2 सेल का, तो 2 सेल के बीच अर्थमेटिक कैसे होगा, मैथमेटिक्स कैसे होगा, ठीक है।
सर किसी देखो, दो नंबर को सिलेक्ट करके उसमें इक्वल टू लगा कर हो जाता है। बिल्कुल वैसा ही। ठीक है, तो हम लोग करते क्या है कि जिस सेल में हमको रिजल्ट चाहिए, ठीक है, अर्थमेटिक करने के बाद हमको जिस सेल में रिजल्ट चाहिए उस सेल में पॉइंटर मतलब माउस से क्लिक करते हैं, मतलब उसको एक्टिव करते हैं। उसके अंदर हम लिखेंगे उस सेल का एड्रेस जिस सेल में वो डेटा है जिसको हमको इंक्लूड करना है मैथमेटिक्स में। और ये सब करने के पहले एक्सेल को ये बताने के लिए कि हम जो भी लिख रहे हैं दैट इज सम काइंड ऑफ इक्वेशन विच नीड टू बी इवेलुएटेड, हमको इक्वल टू साइन से शुरू करना पड़ता है। ठीक है, इक्वल टू साइन से शुरू नहीं करेंगे तो जो भी लिखेंगे उसको एज ए टेक्स्ट वो वहां पे रहेगा, उसको ऑपरेट नहीं करेगा, उसको वो इवेलुएट नहीं करेगा। ठीक है, इवेलुएशन हो मतलब हम बताना चाहते हैं एक्सेल को कि भाई a1 प्लस b1 नहीं रखना है, a1 प्लस b1 को सॉल्व करना है, उस सॉल्व करना है, इसलिए इक्वल टू साइन से शुरू करेंगे। ओके, वी कैन डायरेक्टली टाइप इन द वैल्यू बट दैट डेटा स्टे कांस्टेंट। अगर मान लो यहाँ पे 1 और 2 लिखा हुआ है तो तुम बोलोगे कि हमको इतना मेहनत करने की क्या आवश्यकता थी, हम सीधे यहाँ 3 लिख देते, यहाँ पे 3 लिख देते, क्या दिक्कत था? कौन मार्कशीट में? हाँ, अरे वो तो अलग बात हो गया ना, वो तो मान लो हम उसको लॉक करेंगे तो तुम नहीं लिख पाओगे, दैट इज अदर थिंग। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि वहां 1 है यहाँ 2 है, तो यहाँ पे हम अर्थमेटिक ही क्यों करें, 3 क्यों नहीं लिख दें? तो इसका कारण ये है कि हम 3 लिखेंगे तो ये स्टैटिक हो जाएगा ना, कांस्टेंट हो जाएगा। अब इस वैल्यू दोनों को अगर चेंज करना पड़ता है, दोनों को चेंज करना पड़ता है तो ये अपने आप चेंज नहीं ना होगा, फिर इसको भी चेंज करना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखने से क्या होता है कि अगर कोई वैल्यू, अगर हमको जो टारगेटेड सेल है उस सेल का अगर कोई वैल्यू चेंज होता है तो ये इक्वेशन खुद ब खुद दोबारा इवैल्यूएट हो जाएगा और ये वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, पहली बात। दूसरा बात, अगर A1 और B1 को जोड़ रहे हैं तो ठीक है, A1 B1 को जोड़ते हुए बहुत सारा डेटा है, A2 A3 A4 A5 10 रो है मेरा, तो 10 रो को जोड़ना पड़ेगा हमको। ठीक है, अगर मान लो यहाँ इक्वेशन लिखते हैं और इस इक्वेशन को फिल हैंडल पकड़ के अगर हम फिल करते हैं तो सारा का सारा फॉर्मूला भी मेरा फिल हो जाता है। ठीक है, वो सारा का सारा रेफरेंसेस, उसके बारे में बात करेंगे इसके बाद। ठीक है, so we can directly type in the value but the data stored is the constant. If we want to have the answer to our question update, so we change our data, we need to use the cell address. Cell are labeled by their row and column headings. We refer to the cell address of cell, we use the column later then the row later such as A1 A2 A3. Click in the cell where the answer will appear, press the equal to sign. There are some math operator used in the equation, that is plus minus equal multiplication, division and power, caret sign, exponential है ना। तो इस इतना सारा हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस इक्वेशन में जो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। ओके, दो तरीका है। जैसे मान लो हम लिखते हैं यहाँ पे 45, यहाँ लिखते हैं 67, यहाँ भी कुछ लिख देते हैं 34, ठीक है। हमको रिजल्ट कहाँ देखना है तो यहाँ देखना है। लेट सपोज ये हम देखना चाहते हैं यहाँ पे दोनों का सम, कहीं भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं। तो जिस सेल में आपको रिजल्ट देखना है वहां पे आप आ जाइए। ठीक है, सबसे पहले इक्वल टू साइन लिखेंगे। जैसे इक्वल टू साइन लिखेंगे एक्सेल समझ में आएगा एक्सेल को कि यहाँ पे कुछ मैथमेटिक्स होने वाला है। ठीक है, तब उसके बाद क्या लिखेंगे, पहला सेल का एड्रेस, पहला सेल का एड्रेस। ठीक है, तो क्या है B3 है, या तो आप सेल का एड्रेस डायरेक्टली लिख दीजिए या तो माउस से उसको क्लिक कर दीजिए, एक ही बात है।
ठीक है, B3 लिखा गया। इसके बाद कौन सा अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज करेंगे, प्लस। उसके बाद C3 लिख दीजिए या क्लिक कर दीजिए, इसके बाद इंटर प्रेस कर दीजिए। ठीक है, आ गया। अब 112 को सिलेक्ट करिए और फिल हैंडल को पकड़ के इसको ड्रैग कर दीजिए। ठीक है, हाँ अब देखो यहाँ क्या फार्मूला था, ऊपर फार्मूला बार में देखो B3 प्लस C3, यहाँ फार्मूला देखो क्या है B4 प्लस C4, यहाँ क्या फार्मूला है B5 प्लस C5। जैसा ही हम इसको ड्रैग करते हैं दूसरे रोज में तो अपने आप रो नंबर बढ़ जाता है, अपने आप ऑटोमेटिकली रो नंबर वो बढ़ा लेता है। ठीक है, ये रेफरेंस कैसे होता है सेल का, ये नेक्स्ट टॉपिक हम लोग उसका बात करेंगे। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या क्या होता है, यहाँ देखो लिखे हैं, टू लेट एक्सेल नो वी वांट इट टू डू मैथ वी नीड टू स्टार्ट आवरसेल्फ विद द इक्वल टू साइन। एनी फार्मूला, एनी कैलकुलेशन, एनी अर्थमेटिक, स्टार्ट विद इक्वल टू साइन। ठीक है, तो एडिशन करने के लिए प्लस साइन है, सब्सट्रैक्शन के लिए ये माइनस वाला साइन। माइनस साइन हम निगेटिव डेटा को दिखाने के लिए भी कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्टेरिस्क साइन, ये डिवीजन के लिए है, और ये कैरेट पावर के लिए, एक्सपोनेंट के लिए है। अगर 5 और कैरेट साइन 2 लिखते हैं, इसका मतलब होता है 5 टू द पावर 2, मतलब 5 का स्क्वायर। ओके, एक ऑटो सम है। ऑटो सम क्या है कि अगर बहुत सारा डेटा लिखा हुआ है मेरे पास और उस डेटा को एक बार एक साथ सेलेक्ट, बगैर कोई एकदम शॉर्टकट सेलेक्ट करो, ऑटो सम पे क्लिक करो, वो हम सम करके हमको तुरंत नीचे आ जाएगा। जितना सेल सेलेक्ट किए रहेंगे उसके ठीक नीचे वाले सेल में हमको सम करके वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, हमको बराबर लिख के और वहां जाके कुछ फार्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। We can build equation to do math on a large number of the cell, but there are functions built into the Excel. It helps us automate the most common one, जैसे sum है, average है, count, maximum, minimum इत्यादि। On the far right of the home tab, you will find the auto sum. You will find the auto sum icon in the right side. See this one, यहाँ देखो है ना, सिग्मा, यही ऑटो सम है। When we click on the word auto sum, we will get sum function. There is a drop down list at the end of the button. We show more function there. ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, मतलब ये तीनों को सेलेक्ट किए, कुछ नहीं करना, जाके ऑटो सम पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इसको क्लिक किए, ऑटो सम पे जाके क्लिक कर देना है। ठीक है, ये हमारा ऑटो सम हो गया। अब जब ऑटो सम कहाँ हुआ है, जहां सिलेक्ट किए थे उसके ठीक नीचे वाले में। अगर हम देखना चाहें कि एक्सेल यहाँ पे क्या फॉर्मूला पेस्ट किया है, तो देखो यहाँ पे क्या है, सम। सम नाम का फंक्शन है। तो प्रोग्रामिंग तो तुम लोग सीख रहे हो तो फंक्शन समझ में आता होगा, हम लोग फंक्शन बाद में डील करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमको फंक्शन आ गया। अब मान लो ये तीनों नंबर है, इस 3 नंबर को सिलेक्ट करते हैं और ऑटो सम के बगल में जो ये छोटा सा बटन है, छोटा सा ड्रॉप डाउन है, इसको क्लिक करते हैं तो हमको आता है सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स, मिन, ये सारा का सारा फंक्शन आ रहा है। ठीक है, किसी फंक्शन को हम यहाँ से क्लिक करेंगे, हम मोर फंक्शन पर भी नहीं जाएंगे। तो अभी मान लो हम यहाँ से एवरेज करते हैं तो हमको ये तीनों जोड़ के 3 से भाग दे दिया, एवरेज निकल गया। ठीक है, हाँ तो फार्मूला ही लगा है, देखो ना यहाँ पे मान लो हम करते हैं, देखो फार्मूला लगा हुआ है ना, ये फार्मूला है। लेकिन ये हमारे, हम इस चीज को ऑटोमेट कर दिया एक्सेल कि अगर मान लो बहुत फ्रिक्वेंटली हमको यूज करना पड़े तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, इतना ही नहीं, अगर मान लो कोई सीरीज ऑफ नंबर तुम सिलेक्ट करते हो तो इस सिलेक्ट का एवरेज, काउंट और सम कितना होगा ये हमको स्टेटस बार में भी दिखता है। नीचे सबसे देखो यहाँ पे
एवरेज 34, काउंट 3, मतलब 3 नंबर काउंट हुआ है, 3 नंबर सेलेक्ट किया गया है, और तीनों का जो सम है 102 होगा, 102 दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ देख सकते हैं, इसको यूज नहीं कर सकते, ये मेरे शीट का बात नहीं है। शीट पे कैसे आएगा? तो शीट पे आएगा, उसके लिए हमको फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? सर रो से भी हो जाएगा क्या रो क्या चीज? सर, जैसे ही कॉलम से कर रहे हैं तो रो से भी हो जाएगा। हाँ देखो ना, जैसे मान लो रो वाला है ना, जैसे सेलेक्ट कर लिए, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए और यहाँ ऑटो सम कर दिए, आगे हो गया, यस सर। है ना? तो हमारे सिलेक्शन पे ही डिपेंड करेगा कि हमको वो 100 समझ जाएगा कि कौन कौन सा नंबर जाएगा मेरा एग्जाम्पल में। ओके, ऑटो सम हो गया। यहाँ देखो जो फार्मूला हम लोग यही बात किए, उसमें कैसे कैसे हम लोग फार्मूला को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे A1 प्लस A2, अगर तुम प्रोग्रामिंग किए हो तो तुम ऐसा समझ सकते हो कि A1 और A2 एक वेरिएबल नेम है, और उस वेरिएबल में वो डेटा जो है वही डेटा स्टोर उस सेल में। ठीक है, प्रोग्रामिंग में समझाने के लिए एकदम ऐसा ही कंसेप्ट यूज करते हैं वहां पे, कि हम एक वेरिएबल नेम बता रहे हैं और वो वेरिएबल नेम किसी मेमोरी को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, उस मेमोरी में वो वैल्यू रखा गया है, ऐसे ही बोलते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक वैसा ही वही चीज यहाँ पे अप्लाई करके समझो कि A1 प्लस A2 मतलब इट इज अ एड्रेस ऑफ सेल, इट इज एड्रेस ऑफ सेल। और सी में बात करते हैं तो बोलते हैं कि दिस इज द एड्रेस ऑफ, इट कंटेन द एड्रेस ऑफ मेमोरी। ठीक है, ओके, तो A1 प्लस A2 अगर करेंगे तो A1 सेल और A2 सेल जुड़ जाएगा। C4 माइनस 3, ये ठीक उसी तरह का बात हो गया जैसे B में कोई वैल्यू रखा हुआ है और B माइनस 2 कर रहे हैं वेरिएबल, तो C4 के वैल्यू में से 3 घट जाएगा, E7 बटा J4, दोनों सेल के वैल्यू में डिवीजन हो रहा है। यहाँ N10 जो है उसमें हम लोग 1.05 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं N10 के वैल्यू से, और R5 में जो वैल्यू है उसका पावर 2 निकालना चाह रहे हैं। कोई दिक्कत तुमको? बोलते हो नहीं दिक्कत है, लेकिन बाद में बहुत दिक्कत होता है सब। ये तो था सिंपल फार्मूला, सिंपल फार्मूला जिसमें 2 ऑपरेटर और एक ऑपरेंड, अच्छा 2 ऑपरेंड और एक ऑपरेटर यूज कर रहे थे हम लोग। ठीक है, अगर मान लो हम वैसा फार्मूला लिखें जिसमें एक से ज्यादा मल्टीपल ऑपरेंड हो और ऑपरेटर हो, और मिक्स ऑफ ऑपरेटर हो, प्लस भी हो, माइनस भी हो, मल्टीप्लिकेशन भी हो, डिवीजन भी हो। देखो पहले तो हम उसको कैटेगराइज करते हैं कॉम्प्लेक्स फार्मूला में। ठीक है, इन द सिंपल फार्मूला वी यूज ओनली वन ऑपरेटर सच एज प्लस 7 प्लस 9। अच्छा 7 प्लस 9 में ऑपरेटर कौन, ऑपरेंड कौन है? गुड। कॉम्प्लेक्स फार्मूला हैज मोर देन वन मैथमेटिकल ऑपरेटर such as 5 plus 2 multiplication by multiplied by 8. When there are more than one operator in the formula, the order of operation is decided by the spreadsheet which operation to calculate first. पहले कौन सा कैलकुलेट होगा ये डिसीजन होना चाहिए, प्रायोरिटी ऑफ द ऑपरेटर। In order to use complex formula, we need to understand the order of the operation. कैसे होगा? All spreadsheet program calculate formula based on the following order of the operation. Operation enclosed in parenthesis, सबसे पहले जो ऑपरेशन होगा वो parenthesis के अंदर वाले वैल्यू का होगा। ठीक है, उसके बाद एक्सपोनेंशियल का होगा, मतलब पावर वाला। इसके बाद होगा मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का जो प्रायोरिटी एक ही है, इसीलिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा उसका उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक उसी तरह से एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ये दोनों का प्रायोरिटी एक ही है, तो जो पहले आएगा उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो फटाफट सॉल्व करके बताओ कि इसका
कितना वैल्यू होगा इस वाले का? और बताओ। 13, थोड़ा सा गलती है, देखो तो। हम पहला वाला पूछे हैं, पहला बताओ ना पहले। 13/50, 13/15। ऑनलाइन वाले को नहीं दिख रहा है क्या? स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? ऑनलाइन में कोई नहीं है? देखो बहुत सिंपल है, अभी तक कोई सही नहीं बताया है। इसको सॉल्व करके दिखाते हैं तुमको। कहाँ चला गया? देखो हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो बाकी सबको ऐसे उतार लेते हैं। 10 + 6 - 3 होता है 3, ठीक है? बाकी सबको फिर वैसे ही हम लोग लिख लेते हैं, ताकि हम लोग बारी बारी से सॉल्व कर सकें। हाँ, अब तुम सही बोले। यस सर। कहाँ से? अच्छा, हाँ। अच्छा, हम अभी क्लास ले रहे हैं सर, तुरंत खत्म करके बात करते हैं। ठीक, ठीक है। 2 हो गया और गुना 4 - 1, तो एक तो सॉल्व हो गया मेरा। अब आ जाओ, 2 सॉल्व होगा तो इस बार होगा 10 + 3/4 होगा ना। 3/4 मतलब हम बोलते हैं 0.75। क्या यहाँ से रहो, गलती का एहसास हो गया। अच्छा, इसके बाद × 4 होगा, ठीक है ना? यहाँ तक ठीक है? अच्छा, अब इसके बाद तो मल्टीप्लिकेशन का काम होगा, तो कितना हो गया? 75 75 1.5 3, ये 3 होगा ना? 3 10 + 3 13 - 1 12, ठीक है? इधर देखोगे तो 4 में से गया 3, 3 3 9 9 2 11। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे रिलेटिव और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का। कितना टाइम बचा है देख के बताओ। 3 मिनट। 3 मिनट तो नहीं होगा, ठीक है? तभी अटेंडेंस भी लेना है। चलो, इसके बाद अब जो है नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक सबको समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट क्लास में सब लैब में देखेंगे। चलो फिर सर अटेंडेंस ले ले। तो
चलो फिर अगले क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।